गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। चैप्टर नंबर 17 है, नोट कर देना। ठीक है, ये क्या है, अच्छा चैप्टर है। कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे अपन। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अलग अलग सबके टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब इसमें क्या, इसका मतलब क्या है सार, मतलब कोई टेबल दे रखी। ठीक है, ये टेबल में अलग अलग डिफरेंस है ना। एक्सेट्रा है ना, सबके अलग अलग 1 2 3 4। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो इसको कई सारे सोल्व करने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको अपन नॉर्मल भी सोल्व कर सकते हैं ना, इन सब के बीच का अपन फिक्स डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, फिक्स डिफरेंस को अलग कर लें, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करें, फिर उसका सम करें, फिर इसका सम करें। ठीक है, तो देखो क्या है कि इसमें हर चीज़ के मेथड है, हर चीज़ के मेथड। देखो क्या है, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे अरिथमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे मीडियन, है ना, मतलब माध्य। ठीक है, तीसरा अपन इसमें देखेंगे मॉड, यानी ठीक है बहुलक। याद रखना, बहुलक साइंस वाला नहीं है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, वो चीज़ नहीं है, इसको उससे कंपैरिजन नहीं करना है, अलग बहुलक है। ठीक है, बहुलक साइंस में भी, बहुलक मैथ्स में भी। ठीक है, तो तीनों चीज़ है। हाँ, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, मतलब मीडियन मॉड, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ना इस चैप्टर को। है ना, मतलब जनरल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते थे, मीडियन मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य। क्या स्टार्ट करेंगे? समांतर माध्य। ठीक है, देखो जो ये समांतर माध्य का तरीका है, ये मैथमेटिकल, क्या कहते हैं, गणित, मैथमेटिकल मीन, है ना, गणितीय। ठीक है, और जो ये दोनों चीज़ें है ना, ये किसका फॉर्मेट है? एवरेज और पोजीशन, है ना। ठीक है, मतलब ये चीज़ जो है ये बहुत पूरा गणित से संबंधित। मतलब अब समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य क्या होता है, नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज यानी औसत, समझ रहे हो? औसत। ठीक है, मैं बता दूं कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट। ठीक है, 30 स्टूडेंट का अपने को कोई आयु दे रखी है। ठीक है, मान लो कुछ भी आयु दे रखी है। ठीक है, 30 स्टूडेंट, 8th क्लास है तो 8th क्लास की एवरेज आयु कितनी होती? 14, 13, 12, 14, 13, 11, ऐसे कोई भी आयु दे रखी है। ठीक, तो अपने को क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। 30 है, मतलब ऐसी एज 30 दे रखी है। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट का अपने को क्या करना है, एवरेज निकालना है। समझ रहे हो? तो मुंह से तो निकाल नहीं सकते, मुंह से बोले तो ओरली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला भी दे रखा है। उसके बाद जो इसमें इस पूरे चैप्टर में एक लोगो यूज होगा, सिग्मा नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है?
सम ऑफ नंबर, मतलब ये जहाँ अगर आपको दिख गया तो वहाँ क्या दर्शाएगा, सम है ना, योगफल दर्शाएगा, ठीक है। मतलब अलग फॉर्मेट है इसका भी, अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा, राइट, ठीक। अपन कहाँ थे, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन है ना, मीन माध्य निकालना है आपने हर जगह, ठीक है, अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो माध्य यानी मैंने बताया कि इसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। और इसको जो है अपन, जैसे अगर 30 स्टूडेंट है ना, 30 स्टूडेंट की एवरेज दे रखी है, तो उसका आपको अगर औसत चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब 30 स्टूडेंट सामने बैठे हैं ना, सीधा थोड़ी बता सकते हैं कि एवरेज क्या है पूरी क्लास का, सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या है वो अपन उसकी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक मैथ मीन है ना, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन sum of observation upon number of ठीक है। देन हिंदी में योग बटा संख्या, ठीक है। दोनों फॉर्मूले देखो, ठीक है। मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं बताता हूँ, देखो 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट किसी क्लास में है, ठीक है, और 30 अपने को ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे समझाने के लिए इतने से दे रखे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन दे रखे मतलब प्रेक्षण है ना, आंकड़े दे रखे हैं इसके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है उसका क्या बोल सकते हैं, उसका मूल्यांकन है ना, ऑब्जर्वेशन मतलब उसके आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 30 ऑब्जर्वेशन डिजिट दे रखी है, ठीक है। मान लो अगर वो पूछ ले कि अपने को इनकी एज दे रखी है और एज का अपने को क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन कर रखा है, और इसका अपने को मीन चाहिए, मतलब माध्य चाहिए, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा और प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब इन सब की एडिशन, सबको जोड़ लेंगे। कैसे, देखो अगर यहाँ पर पूछ लेता है ना, तो कितने दे रखे, 30 दे रखे, मान लो अपन एक बार 5 ही मानते हैं ना, तो सबकी एज दे रखी 5 अलग अलग दे रखी ना, 5 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रेक्षणों का योग मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये जो है इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे ना, जो भी इसकी आएगी सम वो पर ये नीचे कट रहा होगा तो कटेगा, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। बस ये है मेन, ठीक है। अलग फॉर्मेट भी है, अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे कई सारे फॉर्मेट हैं, वो अपन जैसे जैसे चैप्टर अपना स्टार्ट होगा वैसे वैसे उसको अपन सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डिक्रीज सीरीज है ना, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। एक्स आई एफ आई आएगा, ठीक है। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन निकालेंगे, ठीक है। वो अलग बात है पूरी टेबल, ठीक है। फिलहाल अपने को क्या पढ़ना है, ये वाला फॉर्मूला ही पढ़ना है अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर अपन, फिर अपन चैप्टर जो अच्छा चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना, 17.9 तक शायद तक एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा भी चलने वाला है ना, अच्छा भी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, द मंथली सैलरी ऑफ द 5 एम्प्लॉय एंड हेडमास्टर इन द स्कूल आर
रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इतनी सैलरी दे रखी है, और फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी वर्किंग एम्प्लॉय इन द स्कूल, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन सीधा, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे, 5, ठीक है। सबकी सैलरी क्या दे रखी है, 8, 5, 4, 25। ठीक है, अपने को क्या गेट करना है, सैलरी का एवरेज निकालना है। तो देखो टोटल एम्प्लॉय यानी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये क्या हो गया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन या तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला फिट करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, है ना, सम ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, या फिर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, और अपॉन में टोटल एम्प्लॉय इन द स्कूल, ये हो जाएगा। इसलिए ये मज़ा नहीं आएगा ना, फॉर्मूला में वही अपने अच्छा फॉर्मूला जो है मीन का, क्या है, नंबर ऑफ सम अपॉन ठीक है, मतलब फ्रैक्शनों का योग बटा ठीक है। देखो हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सम ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनों का बेटा फ्रैक्शनों से, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सब का सम होगा, क्यों, सैलरी की ऑब्जर्वेशन, तो इन सबको सम करना होगा। 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 25 प्लस है ना 8,000 है, फिर 2,500 एंड 1,500, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसको ऐड करो, कितना होगा 4, 25, 8, 5, 4, 25, 15, 8, 5, 13, 17, 17 5। तो इसको 5 से देखो पूरा डिवाइड होगा, कितनी बार होगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन लास्ट में, hence the पर मंथ, ठीक है। मतलब अपने को क्या पूछा था कि पर मंथ सैलरी का एवरेज कितना निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पर मंथ सैलरी का एवरेज कितना है 4,100, मतलब 4,100 रुपये पर मंथ सैलरी
जो स्कूल में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके लिए जा रही है, ठीक है। अलग अलग दे रखी थी, तो सम ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षणों का योग करना था अपने को बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या यानी जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसकी टोटल नंबर दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो अपने को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन हो रहे तो 5 लिख देना है, ठीक है। उस हिसाब से अपने को ये करना है। तो सबसे सरल माध्य है समांतर माध्य, जो अपन मीन बोलते हैं। मीन का भी ये वाला फॉर्मेट है ना, ये काफ़ी इजी है ना, इसके बेस पर काफ़ी एग्जाम्पल है, अच्छे से तुम अटेंड कर सकते हो, है ना। तो इस मीन पढ़ेंगे, इसके बाद मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन अच्छा है, मोड अच्छा है, 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, 101% 29 नंबर का क्वेश्चन तुम एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, उस यही मिलेगा। मिड मोड मीडियम माध्यम माध्यक बहुलक का ही एक क्वेश्चन मिलता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना, हवा टाइट हो जाती है एक बार तो, ठीक है। तो नज़रअंदाज नहीं करने का है ना, अच्छे से इसको अटेंड करना है। ये 1 नंबर में पूछ ले प्रेक्षणों को, ये एक याद करो भाई इस टाइप में, तो 1 नंबर अपने तो गेनिंग करनी है नंबर की, कैसे भी करो मार्क्स गेनिंग करनी है, ठीक है। तो आज टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, अपन एग्जाम्पल करेंगे इसके काफ़ी सारे और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मॉर्निंग क्लास 10 हम पॉजिटिव हेल्थ पढ़ रहे थे और आज ये 10th पार्ट के थ्रू हमारा ये पॉजिटिव हेल्थ का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हमने अब तक इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हेल्थ को लेकर, हेल्थ पॉजिटिव हम हेल्दी हैं या नहीं है, ये हमारी गुड हेल्थ कैसे या हमारी पॉजिटिव हेल्थ कैसे है कि हम सभी जो हैं कहीं ना कहीं इल है। इल क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, क्योंकि हमारा कहीं माइंड स्ट्रेस्ड है, हमें फिजिकली हम बीमार हैं, हम मेंटली बीमार हैं। तो ये पूरी एक डेफिनेशन सुब्रा दत्ता ने यहाँ पर बताई थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे हम गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। हमारी बॉडी ही हमें इंडिकेट कर देती है कि हमारे लिए क्या सही है खाने में और क्या नहीं है। देन फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ईटिंग बिहेवियर, आपका बिहेवियर ईटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कब खाना है, कितना खाना है, ये आपकी बॉडी आपको वैसे ही बता देती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम टाइम टेबल बना के, टाइम टेबल के थ्रू हम न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन्स जो भी हमारी बॉडी को नीड है वो हम प्रॉपरली लेते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है उनका ध्यान रखने से ही हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर दिन की हम खाते हैं तो वो हमें दूर रखती है डॉक्टर से। तो अब यहाँ पर लास्ट जो हमने देखा था वो था एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतनी ज़्यादा बच्चों पे बढ़ा देते हैं कि वो भी कभी कभी उनके थ्रू बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हमारे पैराग्राफ चल रहा है, द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। माइंड सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी पॉजिटिव हेल्थ को, यानी कि अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो आपकी हेल्थ, आपके थॉट्स भी अच्छे होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे तो आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी। वहीं पर आपके अगर नेगेटिव थॉट्स है, आप सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं तो आपका दिन भी वैसा ही निकलेगा। तो ये बहुत ही माइंड जो है वो सबसे मेन पार्ट माना जाता है। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे बाय डे स्ट्रेस। अब एक हेल्दी माइंड के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ना, खुद को रिलैक्स रखना एंड देन अपने आप को इस तरह डेवलप करना डे बाय डे कि हम स्ट्रेस से बचे रहें। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. So by using relaxation techniques you may avoid many health problems. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस्ड कर देती हैं। ये सब स्ट्रेस से ही स्टार्ट होती है और जब स्ट्रेस से स्टार्ट होती है तो हम अपने आप को कई सारी बीमारियों के अंदर घेर लेते हैं। अब उसका एक ही उसकी टेक्निक, उससे बचने के लिए टेक्निक क्या है, रिलैक्सेशन। अपने आप को रिलैक्स रखिए। जब आपकी बॉडी में वॉक की ज़रूरत है आप वॉक कीजिए, जब आपको गुड ईटिंग की ज़रूरत है तो आप ईट कीजिए, जब आपको और भी हेल्थ कॉन्शियस चीज़ों की ज़रूरत है तो वो कीजिए।
बहुत सारी चीज़ों से हम केयर करके अपने आप को गुड हेल्थ की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा लेसन का एंडिंग है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में ऑकर। जब हम गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं तो अगर हम न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाते हैं तो हम गुड हेल्थ बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेंटली स्ट्रेस की वजह से उसको प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर हम गुड हेल्थ रखते हैं, हमारी प्रॉपर हेल्दी हम होते हैं, तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स ईच पीपल इज रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर अबाउट ट्वाइस अ ईयर और एवरेज। अब एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि एक इंसान चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों नहीं हो, वो साल में 2 बार तो बीमार पड़ता ही। आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद की बॉडी के थ्रू ही, कि आप हमेशा फुल ऑन टाइम हेल्दी रहते होंगे, लेकिन जब सीज़न चेंज होता है ना, गर्मी से बरसात आती है और बरसात से या फिर सर्दी से जब गर्मी आती है, उस दौरान आप एक बार ज़रूर बीमार पड़ते ही हैं। It is important to deal with an sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. अब हम इस सिकनेस को या इस इंजरी को हम अपनी इंटेलिजेंसी से, बिना किसी घबराहट के, बिना कुछ पैनिक हुए, पैनिक मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, घबरा जाना, बिना किसी घबराहट के आसानी से दूर कर सकते हैं। सिर्फ हमारी कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए, या कॉमन सेंस या होम रेमेडीज़ के थ्रू भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कनेक्टिंग अ डॉक्टर और प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। और अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में सभी कंडीशंस पता है ना, तो आप इमरजेंसी को भी बचा सकते हैं। यानी कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, स्पाइसी यानी बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम होगा। तो पहले से ही इन सब चीज़ों को लिमिट में रखा जाए, पहले से ही इन सब चीज़ों को केयर किया जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एनी medications or drugs such as antibiotics or strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। अब सबसे मेन चीज़, बहुत लोगों की आदत होती है कि बिना डॉक्टर को बताए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर बिना किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे कंसल्ट किए बिना अपनी मर्जी से ही हम टैबलेट्स ले लेते हैं, कोई भी अपनी पेन किलर ले लेते हैं। अगर सिर दुख रहा है तो लाए गोली, या घर में कोई गोली पड़ी हुई है उसको लिया और हमने हमारा हेडेक दूर कर लिया। लेकिन एक टैबलेट लेने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट, एक्सपायर्ड तो नहीं है, देन हम जो टैबलेट ले रहे हैं वो प्रॉपर पेन किलर है या नहीं है, और प्लस एंटीबायोटिक का होना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मेडिसिन के साथ में। तो अगर आप उसको एंटीबायोटिक को नहीं लेते हैं और डायरेक्ट एक टैबलेट ही ले रहे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी बॉडी को हार्म पहुंचाती है, ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाती है। ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी। तो यहाँ पर हमारा शुभ्रा दत्ता का एक बहुत अच्छा लेसन ख़त्म हुआ, जो हमें बहुत सारी चीज़ें इस लेसन के थ्रू पता चली। बहुत सारी चीज़ें पता थी, हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हमने सीखी, जानी, या आपको पहले से पता थी, मैंने रिमाइंड करवाई, उन चीज़ों को जहाँ पे आपको अवॉइड करना है करेंगे, जहाँ पर आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, वहाँ पर ध्यान रखेंगे। अंडर प्रेशर कोई काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के साथ कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका लेसन ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी 4 और 5 जो कंपोजिशन सेक्शन के अंदर आती है, वो आपको नोटबुक में मेंशन करनी है। और आपकी नोटबुक्स हम कभी भी स्कूल में कभी भी किसी डेट पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा यहाँ से कि आपको नोटबुक चेक करवानी है या आपको नोटबुक स्कूल में सबमिट करानी है, तो आपको 4-5 डेज़ का कुछ टाइम दिया जाएगा। विद इन दैट टाइम पीरियड आप अपनी नोटबुक कलेक्ट करके, जब हम कहें यहाँ से आपको मैसेज आए, उसके बाद ही आपको आपकी नोटबुक सबमिट करानी है। थैंक यू।
सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सूरदास जी के बारे में अध्ययन किया था और उसके परिचय को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हैं। और परिचय जो कि हमने बता दिया था पहले, सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 में, उनका तिरोभाव विक्रम संवत 1620 में पारसोली में निधन हुआ। जन्म आगरा और मथुरा के मध्य रुणुकता और कुछ विद्वान सिही को भी जन्मस्थली मानते हैं। उनके राक्षस रस का सम्राट भी कवि कहा जाता है। और आगे हम इसी परिचय को जारी रखते हैं। तो सूरदास जी जो थे वो प्रस्तावित पहले पद में, यहाँ जो हमने परिचय पूरा पढ़ लिया था, परिचय में सूरदास जी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका प्रमुख स्थान, उनके गुरु, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और सूरदास के साथ क्या क्या घटनाएं बीती और उन्होंने किस प्रकार उनको प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुई, इन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद हम कृष्ण के जो पद हैं सूरदास जी द्वारा लिखित, उन पदों के बारे में अध्ययन करते हैं। और चारों जो पद दिए गए हैं वो भ्रमर गीत से सूरसागर से रचे हुए हैं, और जिसमें उद्धव और गोपियों के मध्य में जो संवाद है, और प्रथम में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का जो वर्णन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रस्तावित पहले पद में जो पहला पद दिया गया है उसमें कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। जब राधा और कृष्ण प्रथम बार मिले तो दोनों अनजान थे, और किस प्रकार राधा कृष्ण को उस पर आरोप लगाती है, और कृष्ण किस प्रकार राधा को अपने साथ खेलने के प्रस्ताव से खेलने के लिए उन्हें मनवा लेते हैं। इस प्रकार का वर्णन मिलता है वो प्रथम पद में। अपरिचय की जो पहले अपरिचय जो भी नया मिलता है अपरिचय होता है, मिलने के बाद परिचय होता है। हमारा जब विद्यालय में प्रथम बार विद्यालय में आए तो हम सब अपरिचित थे, लेकिन जैसे जैसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन होते गए और परिचय हो गया, और परिचय होने के बाद अब इतनी मित्रता गहरी हो जाती है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने पर भी हम हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मित्रता का क्या महत्व है। प्रत्येक मनुष्य अलग नहीं रह सकता, इसीलिए राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन यहाँ किया गया है। अपरिचय की दीवार जो थी वह कृष्ण की पहल अर्थात कृष्ण की बातचीत से, कृष्ण ने पहले बात की, पूछा, जिसके कारण वह जो अपरिचय था वह परिचय में बदल जाता है या बदल गया। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को ब्याज स्तुति हमारा एक अलंकार जिसको कहें आरोप उदाहरण द्वारा है ना, ब्याज स्तुति से कह जाती है। और राधिका और अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष तीनों जो पद हैं उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। तो उद्धव और गोपिकाओं के मध्य जो जो संवाद हुए उनका वर्णन बाकी के तीनों पद हैं, लेकिन पहले पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है, वह बात की गई है। इनसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। पहले ही मैंने बताया भ्रमर गीत क्या है, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर जो रचना है उसमें गोपियों ने उद्धव को एक भ्रमर के रूप में मान करके भ्रमर गीत की रचना की गई है सूरदास द्वारा, जिसमें वह भ्रमर गीत एक निर्गुण है। भ्रमर जो अपनी आवाज निकलता है, जिसे हम कुछ बोलते समझ में आता है, लेकिन भ्रमर कौन सा गीत गाता है, इर्द गिर्द फूलों पर मंडराता रहता है, और वह कौन सा गीत गाता है, उसकी क्या कहना चाहता है, वह आज तक किसी को नहीं पता, है ना। तो यहाँ जो भ्रमर की जो गोपियां जो कुछ कह रही थी उद्धव जी को, और उद्धव जी जो गोपियों को समझा रहे थे, तो उद्धव जी जो कृष्ण की निर्गुण भक्ति का पिटारा लेकर के आए थे, और वह किसे गोपियों को भेंट स्वरूप देना चाहते थे, लेकिन गोपियों के हृदय में, उनके नेत्रों में श्री कृष्ण विराजमान थे, वे सगुण भक्ति से परिपूर्ण थी, इसलिए वे निर्गुण भक्त के और जाना नहीं चाहती थी। इससे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ भ्रमर गीत
प्रश्न पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत में किसका वर्णन है, तो उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद हुए हैं जो भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण के मथुराचार ब्रिज से मथुरा चले जाने पर गोपिकाओं ने जो जो कार्य किए, उनको जो जो प्रेम पत्र भेजे, पत्र व्यवहार किया, जो भी कार्य किया, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? भ्रमर गीत के अंतर्गत। और भ्रमर गीत में 10वां स्कंद जो दिया गया है वह उद्धव और गोपिकाओं के मध्य संवाद। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवर्तक के रूप में गोकुल आते हैं, निर्गुण पंथ को लेकर के आते हैं, निर्गुण भक्ति। अब वह उद्धव जी चाहते हैं कि गोपियां जो हैं क्या करें, राम नाम जैसे माला फेरते हैं, कृष्ण नाम की माला घुमाएं, कृष्ण का नाम रटे और कृष्ण का जिसकी भक्ति जितनी अधिक होगी उतने उनको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा चाहते हैं। लेकिन गोपियां चाहती हैं कि हमने तो कृष्ण को देखा है, उनके प्रत्यक्ष शरीर को देखा है, वो हमारे साथ बड़े हुए हैं, हमारे साथ खेले कूदे हैं, और उनको अब हम कोई ये कहें कि हम जो प्रत्यक्ष में देखा है उसको हम नाम लेके नहीं दोहरा सकते, इसीलिए वह निर्गुण पंथ पर नहीं जाना चाहती हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी, कृष्ण की रूप छवि में डूबी, सम्मोहन में रूप छवि में डूबी गोपियों के विचार सुनकर के उद्धव जी विद्युत रोधक है। जो उद्धव जी निर्गुण भक्ति लेकर के गोपियों के समक्ष आए थे और जो निर्गुण भक्ति लेके आए थे, लेकिन गोपियों के विचारों से स्वयं उद्धव जी निर्गुण भक्त पद को छोड़ करके स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, वो भी कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। जो अपने ज्ञान के लिए, जो उनके अंदर ज्ञान का जो अभिमान था कि ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है, प्रेम से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जो अभिमान था वह उनका समाप्त हो जाता है और गोपियों की तरफ वो भी कृष्णमय हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपलम विदग्धता और करुणा से भरे पूरे हैं और विदग्धता जलते हुए और करुणा से, बहुत करुणा रही है इन पदों में, कृष्ण के प्रति करुणा से भरे। गोपियों के व्यंग बाण, गोपियों ने व्यंग भी बहुत कसे हैं उद्धव जी पर, जो हम आगे क्लास में कहीं कहा हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी होता है वो क्या पकड़ता है, डाल पकड़ करके अपने पंजों में इतना पकड़ लेता है कि वह उसे किसी प्रकार की गिरने की संभावना नहीं होती है। उसी प्रकार गोपियां भी चाहती है हमने कृष्ण की रूप छवि को अपने हृदय में पकड़ रखा है और अब हमारे कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, कृष्ण ही हमारा सुख दुख सब कुछ कृष्ण ही है। तो बाणों से, जो व्यंग बाण उद्धव जी पर कसे हैं और बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है, क्षीण विर्ण हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं और आस्था और के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं, प्रस्तावित समस्त पद गे हैं। तो यहाँ जो उद्धव जी जो ज्ञान के भंडार को लेकर आए थे वह उनका ज्ञान का भंडार है जो गोपियों के समक्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति जो गोपियों ने की थी, सगुण भक्ति, उस पर बल दिया गया है और उद्धव जी के जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे थे उसको निरुत्तर कर दिया गया है। यहाँ पद के बारे में अध्ययन करें। पहला पद आता है जिसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। प्रथम बार राधा और कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण राधा से क्या पूछते हैं और राधा प्रत्युत्तर में क्या उत्तर देती है, उसका वर्णन इस पूरे पद में देखने को मिलेगा। पहला है बूझत श्याम कौन तू गोरी। क्या कहा है? बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का अर्थ है पूछना, है ना। श्याम का अर्थ है कृष्ण, कौन तू गोरी, गोरी अर्थात राधा। राधा के लिए प्रयुक्त शब्द है। बूझत में पूछना। कहां रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। ब्रजखोरी का अर्थ है ब्रज की गलियां।
काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। पोरी का अर्थ है दहलीज। दहलीज जो हमारा घर समाप्त होता है, दरवाजा के बीच में जो बनी हुई वह दहलीज। तो दहलीज अर्थात आंगन तक सीमित है ना, वहां तक ही खेलती रहती है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, सुनत रहती श्रवण नंदोर करत फिरत माखन दधी। चोरी दधी मिस दही, श्रवण मिस सुनती रहती है, नंद मिस नंद डोडा, डोडा मिस पुत्र, नंद का बेटा कृष्ण। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली चोरी भी चोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रस में शराबो, रस के प्रथम अध्येता, प्रमुख स्थान रखने वाले श्री कृष्ण। बातनी बातों में बुरे, राधिका बोली, बोली मिस बोली। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया है। यहाँ हम व्याख्या करते हैं, इसका भावार्थ करते हैं। पूजत श्याम कौन तो गोरी, कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधा, हे गोरी, क्योंकि नाम तो पता नहीं है, गोरी संबोधन किया है, तो हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, काकी मिस किसकी। काकी है बेटी किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रजपुरी, मैंने तुम्हें कभी ब्रज की इन गलियों में नहीं देखा है। तब राधा प्रत्युत्तर में कृष्ण से कहती है, काहे को हम ब्रज बनावती, हम ब्रज में क्यों आए, हमारा क्या कारण है, बिना कारण के ब्रज की गलियों में क्यों घूमे, हमारा कोई कारण नहीं है। काहे को हम ब्रज बनावती, खेलत रहती अपनी पूरी, हम तो बस अपने घर की दहलीज, घर के आंगन में खेला करती हैं, हमें गलियों में घूमने की क्या आवश्यकता है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। सुनत रहती श्रवण निंद्रा। फिर आगे राधा कृष्ण पर आरोप लगाती है और आरोप लगाते हुए कहती है, सुनत रहती, हाँ सुना जरूर करती है, सुनत रहती, सुनती रहती है, श्रवणी अपने कानों से, श्रवणी अर्थात कान है ना, अपने कानों से सुनती है कि नंद का, इस ब्रज में नंद का एक बेटा है और जिसका नाम कृष्ण है, और वह करत फिरत माखन दधी चोरी, जो इधर उधर दही और माखन की चोरी करता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले। तब राधा की इस प्रकार की बात सुनकर के कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, हम जो दही माखन की चोरी करते हैं सो करते हैं, चोर दही माखन की चोरी करते हैं, लेकिन तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, जो हमें चोर साबित कर रही हो और चोर कह रही हो। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जरूर, चलो हम दोनों मिलकर के साथ जोड़ी बना करके, मित्र बन करके एक साथ खेल खेलते हैं। इस प्रकार सूरदास जी के कथनानुसार कृष्ण ने राधा, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास के अनुसार जो कृष्ण है रस से शिरोमणि अर्थात रसों में प्रमुख स्थान रखने वाले कृष्ण हैं, जिन्होंने बाद में बोली राधिका बोली पाली राधा को अपने वश में कर दिया है और उन्होंने राधिका को खेलने के लिए मनवा लिया है। इस प्रकार इनका भावार्थ यहाँ समाप्त होता है। इसमें जो आरोप अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और इसके बाद कल हम दूसरे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभातम विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम पाठ 4 जंबृस्व सिंह दंतास्ते गणेश्ये, हे सिंह मुख खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, ये पाठ पढ़ रहे थे। अब आगे इसका अपन अध्ययन करेंगे। किस तरह से कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें भाग से यह छोटा सा नाट्यांश लिया गया है। इसमें और कालिदास की सबसे श्रेष्ठ कृति रहा है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि नाटकेषु
काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्ये शकुंतला, यानी काव्यों में नाटक बहुत ही सुंदर होते हैं, रमणीय होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सुंदर है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नामक जो नाटक है, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना रही है। किस तरह से राजा दुष्यंत दानवों के संग युद्ध करते हुए इंद्रपुरी को जीत करके जब आ रहे थे तो रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया और फिर वहाँ पर उन्होंने सर्वदमन जो उनका ही पुत्र था, उनका पौरुष, उनका बल, उनकी चंचलता को देख उनके राजा दुष्यंत के अंदर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। फिर लास्ट में दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है और अंत में जब राजा दुष्यंत को पता चल जाता है कि मेरा ही पुत्र था, वो फिर उनको अपने गले लगाते हैं और उस तरह से अपने घर को चल जाते हैं। इसी तरह से हमने कल पिछली क्लास में ये थोड़ा सा नाट्यांश पढ़ा था। नाट्यांश इट मीन्स नाटक का अंश। क्या पढ़ा था कि राजा जब वह महर्षि मारीच के आश्रम में रुक गए थे तो पर्दे के पीछे से उन्होंने देखा कि कोई चंचलता करता है। माँ खलु चापलम कुरु, माँ का मतलब मत, यानी उस बच्चे को इस तरह से वो सर्वदमन नाम का जो उनका लड़का था, सर्वदमन का मतलब जो सभी का दमन करने वाला, सर्वदमन किस तरह से सर्वदमन को वो दो तापस्वी का मतलब जो तपस्वी दो साध्वी थी वो किस तरह से उस बच्चे को खींच करके ला रही थी। तो राजा पर्दे के पीछे से सारा ये दृश्य देख रहे थे और कान लगाकर सुन रहे थे। क्या कह रहे थे वो कि माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत कुरु, कथम एत एवात्मनम प्रकृतिम, प्रकृतिम का होता है स्वभाव, क्या यह अपने स्वभाव को चला गया है। ऐसी वो दोनों तपस्वी थी जो उस बच्चे से बात कर रही थी। वो बच्चा था सर्वदमन जो राजा दुष्यंत का ही पुत्र था। तो राजा क्या कर्ण दत्वा, कान दे करके राजा ने कान दिया उस पर्दे के पीछे से कि अभूमि इयम अविनश्य, ये स्थान तो अशिष्टाचारण के योग्य नहीं है। यानी ये जो स्थान है अविनश्य का मतलब शिष्टाचारण, अविनश्य का मतलब क्या होता है चंचलता, अशिष्टाचारण का मतलब होता है अविनश्य का मतलब होता है चंचलता, अविनश्य का मतलब होता है चंचलता और अभूमि का मतलब होता है अनुचित स्थान। यानी मैं जिस स्थान पर आया हूँ वह अनुचित स्थान नहीं है। अविनश्य यानी अशिष्टाचारण के योग्य ही है। यानी मैं या जिस स्थान पर आया हूँ ये स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है, यानी शिष्टाचरण के योग्य है। यानी मैं जिस स्थान पर आया हूँ वह अच्छा स्थान है। कौन खलवेशम निषिद्ध, यानी किसको रोका, निषिध्यते का मतलब होता है रोकना, ये किसे रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोकी, शब्दों का अनुसरण करते हुए सविस्मय, यानी राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। विस्मय का मतलब उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। कैसे हुआ, अरे कौन खलु अयम अनुबंध्यमान तपस्विनाभ्याम अबाल सत्वो बालक। अबाल सत्वो बालक का मतलब था असाधारण बालक, यानी असाधारण बालक का मतलब सर्वशक्तिमान, बहुत ही बलशाली बालक। राजा ने कान देकर क्या सुना, कौन खलु अयम अनुबंध्यमान, अनुबंध्यमान का मतलब रोका जा रहा है। तपस्विनाभ्याम, दो तपस्वी थी, उन तपस्वियों के द्वारा ये कौन बालक किसे रोका जा रहा है। अबाल सत्व बालक यानी असाधारण बालक, ये असाधारण बालक को क्यों रोका जा रहा है, ऐसा राजा ने कान देखकर वहाँ पर सुना। फिर राजा के मन में एक विचार आया। क्या राजा मन ही मन सोच रहे, क्या सोच रहे, अर्धपितस्तनम मातुरामर्दा क्लिष्ट केसरम, केसरम का मतलब होता है सिंह, प्रकीर्तितुम सिंह शिशुं बलात्कारेण कर्षति, यानी बलात्कारेण का मतलब होता है बलपूर्वक, प्रकीर्तितुम का मतलब इसको खेलते हुए, यानी जोर जबरदस्ती इस बच्चे के साथ खेलते हुए। सिंह शिशु का मतलब एक शेर का शावक, शावक का मतलब होता है बच्चा। बलात्कारेण कर्षति यानी बलपूर्वक, कर्षति का मतलब खींच रहा है। अर्धपीतस्तनम, अर्धपीतस्तनम का मतलब होता है आधा दूध पिया। मातुर यानी माँ का। मर्द क्लिष्ट केसरम यानी जिस बालक ने, जिस सिंह के शावक ने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है और जिसको रगड़ते हुए जिसके बाल, मातुर मर्द क्लिष्ट केसरम यानी जिसके बाल खींचने से बाल भी बिगड़ गए हों और बड़ा प्रकर्षण, प्रकीर्तितुम सिंह शिशु यानी बलपूर्वक खींचते हुए इस बच्चे को क्यों खींच रही हैं। कौन खींच रही थी, दो तपस्वी का मतलब था दो साध्वी,
उस वो जो बच्चा था सर्वदमन, वो उस सिंह शिशु के साथ किस तरह से क्रीड़ा कर रहा था, उस सिंह के शिशु के बाल पकड़कर किस तरह से खींच रहा था। तो इस तरह से जब राजा ने उस सर्वदमन को उस सिंह शिशु के साथ खेलते हुए देखा, तत् प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनाभ्याम सह बालक, इस तरह से वो जो दो तपस्वी थी उस बालक को निर्देश के अनुसार खींचते हुए उस मंच पर लाई। तो बालक क्या कह रहा है, वो बालक कौन था, सर्वदमन। और सर्वदमन किसका पुत्र था, राजा दुष्यंत, और दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला। इसलिए इस पाठक का जो इस नाट्यांश से इस नाटक का नाम रखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बालक ने क्या कहा, जब बालक उस सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, इस तरह से कर्षण कर रहा था, यानी जबरदस्ती उसके साथ खेल रहा था और बाल पकड़ रहा था, और बाल पकड़ने से खींचने से बाल भी उसके इधर उधर बिखर गए थे, सिंह शिशु के, है ना। किसके बाल बिगड़ गए थे, जो सिंह शिशु, जो शेर का शावक था, यानी जो बच्चा था उसके। जब राजा ने ये सारा घटना पर्दे के पीछे से ये घटना देखी तो भी राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और बालक क्या कह रहा है वहाँ पर उन तपस्वियों को कि जम्बृस्व सिंह दंतास्ते गणेश, ये पाठ का प्रसंग, इस पाठ का मैन, ये इसी लाइन पे पूरा पाठ आधारित है। क्या कह रहा है वो बालक उस सिंह शिशु को कि हे जम्बृस्व सिंह दंतास्ते गणेश, हे सिंह तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ऐसा कभी कोई होता है, कभी कोई दांत गिन सकता है, नहीं गिन सकता, क्योंकि वह सर्वदमन तो बड़ा शक्तिशाली था, असाधारण बालक था और राजा दुष्यंत का पुत्र था, इसलिए बड़ा बलशाली था। तो वो सिंह शिशु को कह रहा है, हे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा तापसी क्या कह रही, तपस्वी अविनीत, अविनीत का मतलब ये योग्य नहीं है। किम नो अपत्या निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रक्रोशी, जब उस प्रथमा तपस्वी ने क्या कहा, किम नो अपत्य, यानी जिस बच्चे को इस तरह, शेर के बच्चे को इस तरह से प्राणी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, तुम इसको परेशान मत करो। उस सिंह शिशु को जब सर्वदमन परेशान कर रहा था, खेल रहा था, तो उस जो तपस्वी थी, जो पहली तपस्वी थी, जो साध्वी थी, उसने कहा ये तुम जिसके साथ खेल रहे हो, इस छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हंत हाय वर्धनते ते श्रम्भ, जैसा ही उस तपस्वी ने कहा तो उस बालक का को क्रोध बढ़ गया। श्रम्भ का मतलब क्रोध, वर्धते का मतलब बढ़ गया, यानी उस बच्चे की क्रोध बढ़ गया, यानी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो सिंह के साथ भी खेल सकता हूँ। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम दयोसी, जब राजा दुष्यंत ने देखा कि यह स्थान है जिस मारीच ऋषि के आश्रम में, जब राजा ने ये सब घटना देखी तो राजा मन ही मन सोच रहे हैं कि खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम दयोसी, यानी ऋषि ने, कौन ऋषि थे, मारीच ऋषि ने इस बच्चे का नाम जो सर्वदमन रखा है वह बिल्कुल योग्य ही है। वास्तव में ये सभी का दमन करने वाला ऐसा असाधारण बालक ही है। फिर द्वितीय ने कहा ऐसा खलु केसरणी, केसरणी का मतलब शेरनी, सिंह की जो सिंह तो नर था और शेरनी मादा थी। तो द्वितीय तापसी ने क्या कहा, ऐसा खलु केसरणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुच्यसी, मुच्यसी का मतलब छोड़ना। जब दूसरी तपस्वी ने क्या कहा, तापसी ने क्या कहा उस सर्वदमन को कि हे बच्चे, तुम इसको, बच्चे इस शेर के शावक को छोड़ दो, नहीं तो केसरणी आएगी, यानी इसकी माँ जब आएगी तो तुम्हें जरूर मार डालेगी, इसलिए पुत्रकम न मुच्यसी, तुम इस पुत्र को तुम छोड़ ही दो, नहीं तो केसरणी आएगी तुम्हें मारेगी। यदि तस्या पुत्रकम न मुच्यति, यदि तुम इस शेर के पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो केसरणी आएगी और तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगी, इसलिए हे सर्वदमन, हे पुत्र तुम इसको छोड़ दो। बाल सस्मितम, बालक बड़ा हंसा, उसको बड़ी मतलब हंसी आ गई उसको। सस्मितम का मतलब हंसी सहित। अहो बली खलु भीतो अस्मि, यानी निश्चय ही मैं तुम्हारे बल से मैं डर गया हूँ। इत्यधर, अधर का मतलब था होठ, इत्यधरम दर्शयति, फिर उसने होठ दबाए, यानी उस तपस्वी के सामने होठों को दबाया। क्या कहा कि वत्स एन बाल मृगेंद्र मुच्च, बाल मृगेंद्र का मतलब सिंह का शावक, हे बच्चे इस सिंह के शावक को तुम मुच्च का मतलब छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपर का मतलब होता है दूसरा, अपरम ते क्रीडन, क्रीडक का मतलब होता है खिलौना, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें कोई दूसरा खिलौना दे दूंगी, ये सिंह के शावक को, इस सिंह के बच्चे को तुम छोड़ दो। फिर बालक ने क्या, कुत्र कहाँ है, दोहतम तुम मुझे दो,
इति हस्त प्रसारयति, इस तरह से उसने अपने हाथों को फैलाया। ये पहला नाट्यांश हो गया। अब इसका प्रसंग देंगे, वही पाठ्य पुस्तक से लिया गया। इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। Good morning, students. Again, yesterday we were talking about measures to eradicate poverty, and now we are starting from here. We had studied first point, measures to eradicate poverty. First one was spread of education and healthcare services, and now we move on to second one, and that is increase in employment opportunities. If you will create employment opportunities, then people will be able to get work, and once they will get work, they will be able to earn money. पैसा मिलेगा तो उनको वो अर्निंग मिलेगा. Increase in employment opportunities. Unemployment and poverty are deeply interrelated with each other. बेरोजगारी और गरीबी दोनों से बहुत डीपली एक साथ से जुड़े हुए. बोथ दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं. देयरफॉर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, इसलिए गरीबी की जो समस्या है उसको तभी हटाया जा सकता है और लेसन कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि रोज़गार के अवसर बढ़ा दे तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी. दोज इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, समाज के वो लोग हु पजेसिस स्पेशल स्किल्स, जिनके पास विशेष योग्यताएं हैं एंड कैपेबिलिटीज़ और क्षमताएं हैं, कैन बी इंस्पायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको आप स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं. एंड कैन बी प्रोवाइडेड विद रिसोर्सेज इन ऑर्डर, उनको संसाधन भी दिए जा सकते हैं इसलिए टू टेक देम आउट ऑफ द सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ताकि वो गरीबी के उस कुचक्र से बाहर आ सके. सच पुअर पीपल, ऐसे गरीब लोग who lack skills, जिनमें कौशल की कमी है, they don't have skills, can be provided with labor jobs, उनको श्रम आधारित लेबर बेस्ड वर्क दे सकते हैं, so that their purchasing power में इंक्रीज, उनकी खरीदने की क्षमता. क्या खरीदेंगे? वही खरीदेंगे their basic requirement things, तो उनको खरीद सकेंगे. Although various schemes of providing labor jobs, हालांकि बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें लेबर जॉब्स जो है श्रम आधारित काम है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार हैव बीन रन बाय प्रेजेंट एंड अर्लियर गवर्नमेंट, जो वर्तमान सरकार और पहले की सरकारों ने भी करे हैं. आपने नाम सुना होगा मनरेगा, प्रधानमंत्री राहत को जो सड़कें बनती है वो सब, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब स्कीम्स है जिसमें लेबर बेस्ड काम दिया जाता है. येट दे वर नॉट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था कि गरीबी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके. इट इज़ एसेंशियल टू मेक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, कि शिक्षा जो है ऐसी हो जिससे शिक्षा प्राप्त करके आफ्टर दैट एजुकेशन अ पर्सन इज एबल टू गेट वर्क एंड एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी. और ऐसे व्यक्ति जो है वो जो गरीबी है उसका हटा सकते हैं. देन नीड ऑफ कंट्रोलिंग सोशल इविल्स, समाज में बुराइयां भी इतनी हैं. अब सोशल इविल्स में क्या होता है, इतनी सारी सोशल इविल्स है हमारे अंदर दैट आर प्रिविलेंट, कि जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है. अब ऐसी ही जो प्रचलित जो प्रथाएं हैं, social evils prevalent in the Indian society work to keep opportunities of development limited for selected sections and individuals and that keep other poor continuously. बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीबों को गरीबी रखता है. आई एम टॉकिंग अबाउट फेडरल सिस्टम, ज़मींदार. तो वो लोग कभी भी कि दूसरों को या श्रमिकों को ज़मीन का मालिक नहीं बनने देते हैं, ये चीज़ आ जाती है. देन हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक कई सारे ऐसे रीति रिवाज है जिसमें इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है, जैसे कौन कौन से सच एज मैरिज और डेथ, या विवाह में या शादी मृत्यु पे. इस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वो व्यर्थ का खर्चा हो जाता है गरीब लोगों के लिए. ड्यू टू दिस अ पर्सन, पुअर पर्सन गेट्स ट्रैप इन प्रॉब्लम ऑफ डेथ, तो वो कर्ज के उस समस्या में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है. एंड ही रिमेन्स अनेबल टू कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी, और ऐसे व्यक्ति उस ट्रैप में से, उस जाल में से बाहर नहीं आ पाते.
एज एन इंडियन एज्यूम्स पॉवर्टी टू बी गिफ्ट ऑफ हिज फॉर्चून। और दूसरा एक और चीज़ है कि जो भारतीय लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी विरासत है, गरीबी हमको विरासत में मिली है। टू बी गिफ्ट ऑफ हिज फॉर्चून, कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ। ही रिमेन्स एफर्टलेस, तो वो कोशिश नहीं करता है। अनलेस एंड अनटिल दिस सोशल इविल प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी, जब तक ये कुप्रथा है समाज में विद्यमान रहेगी, जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा, आर नॉट एलिमिनेटेड, पॉवर्टी इरेडिकेशन सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबल फिनोमेना। तो गरीबी का उन्मूलन ये नामुमकिन सा लगने वाला एक प्रक्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये तो हम सब जानते हैं कि हाउ रिच इंडियन पॉपुलेशन इज़ इन टर्म्स इन नंबर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण क्या हुआ, द मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन शार्पली, जो मृत्यु दर है वो कम हो गई। बट देर वॉज नो एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन बर्थ रेट, लेकिन जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि पहले लोग बीमारियों से महामारियों से मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन और ये सब टीकाकरण हो गया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, तो अब जो लोगों की जो उम्र है वो बढ़ गई है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन डेथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जिस स्पीड से बर्थ हो रहा है उस स्पीड से डेथ नहीं हो रही है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग शार्पली, बहुत तेज़ी से भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो ड्यू टू दिस शार्प राइज, और इस तेज़ी से बढ़ने के कारण द स्मॉल होल्डिंग्स, जो थोड़ी बहुत जो कुछ पूंजी लोगों के पास में हैं या छोटी बहुत ज़मीनें हैं, ऑफ पुअर पीपल गेट डिवाइडेड फर्दर, तो वो आगे और बढ़ती जा रही है। एंड पुअर पर्सन बिकम्स पुअर, और गरीब होता जाता है। ड्यू टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग मोर, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है परिवार में। A poor family remains unable to invest in education and health care, तो एक गरीब परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। Therefore, it is important to control on population growth rate in order to eradicate poverty. तो इसीलिए हमको population growth, जो जनसंख्या वृद्धि है, उसको कंट्रोल करना होगा अगर गरीबी को रोकना है। And fifth, the last point, प्रोवाइडेड बेनिफिट टू टारगेटेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, तो जो स्कीम्स गरीबों के लिए बनी हैं, जो उन टारगेटेड या उन गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो लाभार्थी होने चाहिए, उन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, ये कह रही है बेसिकली। वेरियस एम्बिशियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स वेर रन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कई सारी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और योजनाएं गरीबी के उन्मूलन के लिए चलाई गई। बट ड्यू टू द लूप होल्स प्रेजेंट इन दिस, लूप होल्स जो अंदर जो कमज़ोर कड़ियाँ थी, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, उससे जो हमको रिजल्ट्स चाहिए थे वो रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आए। ड्यू टू दिस लूप होल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ रिसोर्सेज एलोटेड फॉर पुअर पीपल, इन गरीबों के लिए आवंटित बहुत सारी स्वास्थ्य या सुविधाएँ कुड नॉट बी गोज इन टू द हैंड्स ऑफ रिच पीपल, तो वो वहाँ से होते हुए अमीरों तक पहुँच जाती है। इफ़ गवर्नमेंट इज सीरियसली कंसर्न, अगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही गंभीरता से इसके ऊपर चिंता कर रही है अबाउट पॉवर्टी इरेडिकेशन, की गरीबों को गरीबी उन्मूलन करना है, देन इट विल हैव टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स शुड रीच पुअर, तो इनका जो लाभ है वो गरीबों तक पहुँचे। सो दिस वर द 5 points ऑफ how can the poverty can be eradicated. Now in our next topic we are going to start measures adopted for poverty eradication. Till then revise all the 5 points and thank you. गुड मॉर्निंग। अध्याय 14 भाग 5, सतत विकास या धारणीय विकास या पोषकीय विकास, पोषणीय। अब सतत विकास में ये है जिसमें समावेशी विकास आता है। एक शब्दों में समझे अपन कि विकास किसी एक व्यक्ति या एक जाति या एक लिंग का नहीं होता है, विकास समाज के सभी वर्गों का एक साथ होता है।
पुराने समय में ऐसा नहीं था। किसी एक वर्ग का विकास हो रहा है तो उसी का ही हो रहा है, जो गरीब है गरीबी रहे, अमीर है अमीरी। मध्यकाल तक भी जब ब्रिटेन से आए थे तब भी यही हुआ था, पर धीरे धीरे फिर लोगों ने सोचा कि जो नीची जो गरीब है उनको भी ऊपर आने का हक है। इसके लिए सरकार ने पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी, उसमें भी मानव विकास का मुद्दा उठा था और उसमें ये मुद्दे रखे गए थे। इसमें अंडरलाइन करेंगे, समावेशी विकास एक सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। अनेक लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी, शारीरिक असमर्था के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। समावेशी विकास समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों को समर्थन करती है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि देश का आर्थिक विकास, ठीक है ना। अब आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि किससे होती है? मानव विकास से। किससे होती है? मानव। तो मानव विकास पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आंकड़े निकालते हैं तब देश के पहले मानव विकास का आंकड़ा निकालते हैं, उसके बाद आर्थिक विकास का आंकड़ा निकलता है। तो मानव विकास में की अवधारणा यहाँ अंडरलाइन करेंगे, मेन है 1990 में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ मुखर हुई, यानी कि अंडरलाइन करेंगे कि मानव विकास का कैसे निकाला जाता है। मानव विकास सूचकांक 1990 में स्थापित किया गया था। महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का 3 व्यापक आयाम यथा यह मुख्य अंडरलाइन कर देना कि व्यक्ति के विकास के लिए मुख्य, अगर किसी देश का निकालना हो कि प्रति व्यक्ति अगर सुख, अखबार में पढ़ा होता है कि यहाँ के लोग सुखी ज़्यादा हैं, तो किस कारण से निकाला जाता है? क्योंकि वहाँ के इन 3 चीज़ों से ज्ञान, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर। स्वास्थ्य का मतलब हो गया जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर का हो गया है प्रति व्यक्ति आय। ज्ञान कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, उच्च स्तरीय ज्ञान कितना है उनका। दूसरा स्वास्थ्य, वहाँ स्वास्थ्य का मतलब जीवन प्रत्याशा, मतलब जन्म लेने से लगाकर मृत्यु तक उसके जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं वो सब उसको मिले। स्वास्थ्य संबंधी भी सभी प्रकार की जीवन संबंधी सुविधाएं हैं वो उसको मिलती है तो उसका जीवन प्रत्याशा उच्च रहेगा। उसके बाद है जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति की आय, मतलब उसकी आय भी होनी चाहिए, बराबर से एक समान आय होनी चाहिए। तो मुख्य ये 3 चीजें अंडरलाइन कर देंगे इसको। मानव विकास अगर निकाला जाता है तो इन 3 चीज़ों पर ही निकाला जाता है। अगर किसी देश का भी निकाला जाता है तो इसी से ही निकाला जाता है। अब यह सूचकांक इसलिए तैयार किया गया है कि विकास परिणामों का मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। यह राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने का एक प्रभावी सूचकांक है। ठीक है ना। यहाँ एक शब्द है अर्थ केंद्रित से हटाकर मनुष्य केंद्रित, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था निकालनी है तो पहले क्या निकाला जाता था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर निकाला जाता, पूंजीवादी लोगों का कितना धन है वो उस इस प्रकार से निकाला जाता है। परंतु अब मनुष्य केंद्रित हो गई कि वहाँ के रहने वाली जनता औसत पूरा बराबर निकालती है। ऐसा नहीं है कि अमीर कितने कमा रहे हैं तो उसके औसत पे ही निकाला जाता है, परंतु समान तरीके से इनका निकाला जाता है। अब भारत में नियोजन, हम समय, धन आदि संसाधनों का प्रयोग कर इस प्रकार करना चाहते हैं कि अधिकतम कार्यों को उन संसाधनों के उपयोग द्वारा सही ढंग से संपन्न किया जा सके। किसी भी घरेलू कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। व्यक्ति या परिवार के भांति ही एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों का अनुकूलन उपयोग करके अनेक लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिक क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलन, आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जिसमें सर्वप्रथम यहाँ अंडरलाइन करेंगे हम, प्रथम इसमें प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। पहला कि किसी भी निकालने के लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए, किसी चीज का लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है तथा अनुमान लगाकर उन संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलन,
आवंटन तथा उपयोग किया जाते हैं। तो ये तीनों पर अंडरलाइन कर देनी है। लेकिन सरल शब्दों में कहा जा सकता है उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस पूरी लाइन पर अंडरलाइन करनी है। अर्थव्यवस्था की गति, दिशा, प्रबंधन एवं निर्धारण केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा ही तय होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक। सर्वप्रथम यह अंडरलाइन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई है। सोवियत संघ ने 1928 ईस्वी में केंद्रीय नियोजन की घोषणा तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया है। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना और आर्थिक केंद्रीय नियोजन की जो योजना थी सर्वप्रथम रूस द्वारा अपनाई गई थी 1928 में। उसके बाद आर्थिक नियोजन के विचार में भारतीय विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों के अत्यधिक प्रभावित किया। 1930 और 40 के दशक में भारत में विभिन्न विद्वानों ने नियोजन हेतु अनेक प्रस्ताव रखे तथा इसके द्वारा विकास का मार्ग अपनाने का समर्थन किया। भारतीय आर्थिक नियोजन इतिहास में प्रथम प्रयास अंडरलाइन करेंगे भारत में 1934 ईस्वी में किया गया था। सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में भारत में नियोजित विकास के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। और सुनिश्चित नियोजित पंच योजना भारत में 1950 से शुरू की गई थी योजना आयोग की स्थापना के साथ, यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आंकलन कर उन्हें बढ़ाना और संसाधनों को प्रभावी संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। योजनाओं में विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्य की प्राथमिकता का निर्धारण कर संसाधन आवंटन का प्रस्ताव रखना भी योजना में महत्वपूर्ण कार्य था। योजना आयोग एक संविधानोत्तर तथा सलाहकारी संस्था थी। अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की, यहाँ अंडरलाइन करेंगे 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास योजना आयोग की स्थापना 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य ध्येय भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल करना, नियोजन की प्रक्रिया का केंद्रीकरण करना। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करती तथा समय समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अथवा उपराज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। इस पे पूरे पे अंडरलाइन कर देना, ये समझो पूरा पैराग्राफ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यह भी एक संविधानेतर तथा सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखो ये पूरा मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं समझाता समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना जरूरी था, इसलिए इसको पूरा पढ़ना पड़ा। अब इसमें समझ लो आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना ये लागू करने का कारण ही क्या है? कारण वही है कि संपन्न व्यक्ति संपन्न है, परंतु जो गरीब व्यक्ति है, निम्न लोग हैं जिनके आजीविका यानी कि रोजगार के साधन नहीं है, उनके लिए सरकार ऐसी योजनाएं निकालती है। अभी वर्तमान में आप देखोगे बहुत सारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री की योजनाएं अलग अलग, जैसे फ्री में अभी चल रहा था गैस कनेक्शन के लिए, फ्री में राशन के लिए, जैसे कोरोना में भी अभी चला ही था सरकार द्वारा लोगों को राशन की, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको मुफ्त में राशन दिया गया। तो ये तो एक तत्कालीन योजनाएं थी जो परिस्थिति के अनुसार थी, परंतु इसके अलावा पंचवर्षीय योजना होती, पूरे 5 साल का एक रूपरेखा होती किसी क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए, उद्धार के लिए। जैसे बांध बनाने का निर्माण भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया। जैसे इस क्षेत्र में यहाँ लोगों को पानी की कमी है तो इस योजना को इसमें डाल दिया गया था कि इस 5 साल में इस कार्य को पूरा करना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा की जाती है। गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।